गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली जो तैयार की है सारणिक, इसके बारे में आप पढ़ रहे थे, जिसमें आपने सभी गुण धर्मों का अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा आपने कल प्रश्नावली 4.1 का कम्प्लीटली अध्ययन कर लिया था और आज हम प्रश्नावली 4.2 है उसका अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारणी का इसका मान आपको 0 दिया गया है और आपको उसमें क्या प्राप्त करना है, एल और एम का अनुपात वो निकालना है। तो आप जानते हैं सारणी का प्रसरण करोगे तो ये दोनों पहले गुणा हो गई, यानी आप लिखोगे 3L माइनस 2M बराबर आ गया 0, यानी तो आप प्रसरण करने पर अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, 3L बराबर आ गया आपके पास 2M, और जब आप L बटा M लिखोगे तो ये 2 ऊपर आ रहा है और 3 नीचे आ रहा है। तो मेरे पास L अनुपात M का मान क्या आ गया, 2:3। तो इस पहले क्वेश्चन में आपको इस तरह से जो L और M है उसका आपको अनुपात ऐसे निकालना था। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अब देखो उसके बाद में आप सवाल नंबर 2। तो देखो 2 नंबर सवाल में क्या आ रहा है। देखो 2 नंबर प्रश्न की आप बात कर रहे हो तो इसमें आपके पास एक सारणिक आ रही है। वो सारणिक क्या आ रही है, सारणिक है 2 3 4, फिर 3 6 5, फिर 1 8 और ये 9। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि सारणिक के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उप सारणिक आपको ज्ञात करनी है। ये आप कुछ आपसे द्वितीय पंक्ति, वो द्वितीय पंक्ति आपके पास ये है, तो आपको लिखना पड़ेगा द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सापेक्ष उप सारणिक। जब आप द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्राप्त करोगे तो द्वितीय पंक्ति आपको तो 2 1 से स्टार्ट होती है, 2 1 2 2 2 3 से, ठीक है ना। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा M21 का मान। तो M21 के लिए आपको इस 3 के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट आपका, तो ये लाइन पूरी छोड़ो और ये कॉलम पूरा छोड़ो, तो बचे कौन से, चारों बच गए, 3 4 8 9। तो आपका मान आएगा 9 3 27 माइनस 8 चौक 32 और आपका मान आएगा माइनस में 5, ठीक है। इसी तरह आपको निकालना है M22 का मान। M22 का मतलब आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास देखो, यानी इस बार आपको क्या करना है, इस अवयव के सामने ये पंक्ति छोड़नी और साथ में ये कॉलम आपको छोड़ना है। तो बचेगा क्या मेरे पास, 2 4 1 और ये 9, फिर 9 दिन 18 माइनस 4 यानी 14। इसी तरह आपको M23 का मान निकालना है। तो M23 का मतलब आप इस बार किसकी बात कर रहे हो, आप इससे तृतीय अवयव की बात कर रहे हो आप, और तृतीय का मतलब इस अवयव की बात करें तो आपको ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये पंक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो मान आपका आएगा 2 3 1 और 8, और आ रहा है 16 माइनस 3 यानी 13। तो आपके पास जो उप सारणिक है द्वितीय पंक्ति के, वो आपको कितने प्राप्त हो गए, -5 14 और 13। इस तरह से आपको सवाल को हल करना था, ठीक है। अब आगे आप देखो नेक्स्ट सवाल नंबर 3। तो इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपके पास एक सारणिक आ रही है। वो सारणिक कैसे लिखी हुई है, 13 14 और ये 15, फिर आ रही है 16 17 18, फिर आ रही है 19 20 और ये 21। देखो अब इस सारणी को आपको वैसे प्रसरण करके नहीं निकालना है, जो आपने कल गुणधर्म पढ़े थे, हमें इन गुणधर्मों की सहायता से इनका जो मान है वो प्राप्त करना है। तो देखो गुणधर्मों की सहायता से आप इसको कैसे हल करोगे। तो सबसे पहले आप इसमें ऐसे लिखेंगे, यानी सारणी के मान को आप डेल से लिख सकते हो, और इसमें आप यहाँ पर पहले गुणधर्म लगा दो अपना, यानी आप लगाओगे गुणधर्म कौन सा, इन्हें संक्रिया लगा रहे हो आप। तो देखो अगर मैं इस मान में से ये मान घटा दूं और इस मान में से ये मान घटा दूं, तो मैंने संक्रिया किस में लगाई, मैंने देखो C2 में लगाई पेमेंट, क्या C2 में मैंने संक्रिया ये लगा दी है। या तो आप मतलब कॉलम वाइज लगा दो, चाहे आप पंक्ति वाइज कैसे लगाते हो। अगर आप पंक्ति वाइज लगाते हो ना, तो जैसे मान लो आपने R1 में लगाई, क्या R1 माइनस R2 कर दिया आपने, R1 माइनस R2, ठीक है।
तथा R2 में आपने क्या लगा दी है, R2 माइनस R3, यानी R1 में तो है R1 माइनस R2 और R2 में है R2 माइनस R3 लगाने पर, और ऐसा करने से आपका जो मान क्या देगा। अब देखो यहाँ R1 का मतलब क्या है कि R1 के लिए बात करें आप, इसके लिए ये मान चेंज हो रहा है आपका, ये कैसे हो रहा है, R1 में से R2 घटा नहीं, इसमें से ये घटेगा तो माना जाएगा आपका माइनस में 1, इसमें से ये घटा तो क्या आ गया माइनस का 1, इसमें से घटा तो क्या आ गया माइनस का 1, ये तो आ गया R1 का मान। साथ में आप R2 में भी लगा रहे हो क्या, R2 माइनस R3, तो R2 ये आपका, तो 14 माइनस 15 यानी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, फिर 15 18 21 ये आ रहा है सेम। तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि R1 तथा R2 पंक्तियों के अवयव समान है, तो आपने कल गुणधर्म पढ़ा था कि अगर कोई भी दो पंक्तियों के अवयव समान है या कोई भी दो कॉलम के अवयव समान है तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास यहाँ पर डेल का मान आपको कितना प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से आपके सवाल को हल करना था। अब देखो आप आगे नेक्स्ट सवाल नंबर 4। तो देखो 4 नंबर में आपको कैसे करना है, मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ अभी, और प्रश्न संख्या 4 में आपके पास आ रहा है। तो 4 में देखो हमारे पास क्या आएगा, ये आ रहा है, इसमें लिखा है, ये आपका एक कथन के रूप में प्रश्न लिखा हुआ है। इसमें लिखा है यदि किसी सारणी के प्रथम एवं तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपके पास मान लो कोई इस तरह से सारणी आ रही है और GHI, इसमें आपसे ये पूछा है कि अगर आप प्रथम और तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दो, यानी C1 को बना दो आप C3 और C3 को बना दो आप C1, तो उस कंडीशन में सारणी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने इसका नियम पढ़ा है कि जब आप केवल दो पंक्तियों को आपस में क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो, यानी उसको आपस में प्रतिस्थापित करते हो, या दो कॉलम को करते हो, तो सारणी के मान संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप लिखोगे यानी किन्हीं सारणी के लिख दो, सारणी के दो स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, परंतु चिन्ह बदल जाएगा। तो इस सवाल में आपको बस केवल ये उत्तर लिखना है। आपसे ये पूछा था कि आपके पास कोई सारणिक है, उस सारणी के दो स्तंभों को आप परस्पर क्या कर रहे हो, विनिमय कर रहे हो, तो सारणिक के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है मान क्या हो जाएगा, उसका ऋणात्मक मान है वो हो जाएगा। ये था आपका कौन सा, सवाल नंबर 4। अब देखो आप आगे क्वेश्चन संख्या 5। देखो अगले प्रश्न संख्या 5 में आपको सारणिक को सिद्ध करना है गुणधर्मों का प्रयोग करके। और बता दूं एग्जाम के अंदर ये 4.2 प्रश्नावली है, यानी जिनमें गुणधर्मों के प्रयोग से आपको सारणिक को सिद्ध करना होता है, वो सवाल आपके अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ये प्रश्न आप थोड़े इनको ढंग से समझिए ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, और एग्जाम में ये सवाल आपके 3 नंबर के आते हैं गुणधर्मों के प्रयोग वाले, तो इनको आप अच्छी तरह समझिए। तो देखो अब मेरी बात सुनो, सवाल में करना क्या है। सबसे पहले आपके पास मान लो कोई भी सारणी है, तो उसमें आपको किसी भी एक कॉलम का मान 1 बनाना है प्रत्येक अवयव का, या किसी भी एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव का मान क्या बनाना है, 1 बनाना है। यानी आपको ऐसी कंडीशन लेके आनी है जो किसी भी तरह से आप लेके, ठीक है। और ऐसी कंडीशन बनने के बाद में क्या करना, आपको इसके 2 अवयवों को 0 करना है, फिर बाद में उसके अंदर क्या करना, आपको प्रसरण करना है। बस मोटा मोटी तौर पर तो ये नियम रहता है, बाकी आपको जैसे भी नियम लगे उचित वैसे आप इसको काम में लेते रहिए। तो देखो आपने पहले इसमें बाएं पक्ष लिया, तो मेरे पास आ रहा है 1 1 1 z अक्ष y प्लस z प्लस x प्लस y। अब यहाँ देखो आपको संक्रिया लगानी है, क्योंकि हम देखो एक तो पहले से बना हुआ है ना, हम क्या करेंगे, इसको 0 बना लेंगे, इसको 0 बना लेंगे। तो संक्रिया लगे आपने क्या, R1 में लगा रहे हो आप क्या, R1 माइनस R2 लगा रहे हो।
R1 माइनस R2 का यानी इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, यानी R2 के सारे उनके संगत में से घटेंगे। तथा R2 में आप क्या लगा रहे हो, R2 में लगा रहे हो आप R2 माइनस R3, यानी आप दो संख्या आप हमेशा एक साथ लगा सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जिसमें लगा रहे हो उसका आप दोबारा से प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप R1 में लगा रहे हो तो R का आप वापस यहाँ से प्रयोग आपको R1 का नहीं करना। ठीक है, नहीं याद रखना आपको। और दो संख्या आप एक साथ लगा सकते हो लगाने पर। और देखो जैसे ये संख्या लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, R1 में से आप R2 उठा रहे हो तो ये हो गया 0। फिर YZ में से क्या घटा, ZX घटा। चलो एक बार लिख दो आप इसको, YZ माइनस ZX। फिर आ रहा है Y प्लस Z माइनस X। अब आपको R2 में से R3 घटाना है ना, तो यहाँ जाएगा 0। फिर ZX माइनस आएगा XY। फिर Z प्लस X माइनस आएगा X माइनस Y। फिर ये आ रहा है सेम XY और X प्लस Y। अब देखो आगे सरल करने पर आपका मान आ जाएगा, तो 0 आ रहा है पहले से। यहाँ आपने Z कॉमन लिया तो क्या आएगा, Y माइनस से X। यहाँ पर आपका Z हो रहा है कैंसिल, क्या बचा Y माइनस X। उसके बाद में ये 0 आ रहा है सेम, यहाँ पर X कॉमन आया तो क्या बचेगा, Z माइनस से Y। और यहाँ पर X हो रहा है कैंसिल तो बचेगा Z माइनस से Y। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है 1 XY और X प्लस Y। यहाँ तक कर लिया आपने। अब देखिए आपने एक बात और पढ़ी है कि जो सारणिक होते हैं, सारणिक में आपने पढ़ा है कि बाहर अगर आप किसी भी अचर पद से गुणा करते हो तो वो पूरे अवयवों से गुणा होना, और केवल एक पंक्ति से या एक कॉलम से गुणा होता है। देखो आपने पढ़ा है ना, जिससे मान लो कोई एक के है मेरे पास, इसको आप इस सारणिक से अगर गुणा करते हो तो ये क्या होगा, केवल एक पंक्ति से गुणा होगा, जैसे KA, KB, C और D। इसी तरह जब आप इसके मान लो कि आप पास एक पंक्ति में कोई चीज़ मतलब कॉमन आए तो उसको आप वापस कॉमन में निकाल सकते हो, यानी ABCD। यानी जब आप इसको ये बना सकते हो तो वापस इसको आप ये नहीं बना सकते क्या, तो यहीं पर ये रूल लगाना मेरे को। तो अब देखो ऐसा करने से क्या हो गया, अब आपको ध्यान में ये रखना है, यानी जो आपका बायां पक्ष यहाँ पर चल रहा है और बायां पक्ष आपका क्या चल रहा है, बायां पक्ष आपका चल रहा है, देखो इस पूरी R1 में से, देखो R1 पूरे में से आपका Y माइनस देखो सब कॉमन आ रहा है, देखो 0 होता है, 0 तो गुणा मान सकते हो आप Y माइनस, कोई दिक्कत थोड़ी है, गुणा में इसके गुणा में है, इसके गुणा में है। ऐसे ही इसके गुणा में आप Z माइनस Y मान लो, ये है और ये है, तो 0 में तो कोई भी संख्या आप गुणा मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिखा R1 के अनुदिश Y माइनस X तथा R2 के अनुदिश Z माइनस Y उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, यानी आप R1 के अनुदिश तो आप Y माइनस X को उभयनिष्ठ ले रहे हो और R2 के अनुदिश आप Z माइनस Y को क्या ले रहे हो, उभयनिष्ठ ले रहे हो। अब उभयनिष्ठ लेने का मतलब यहाँ एक तो आ रहा है मेरे पास Y माइनस X इंटू में एक मेरे पास आ रहा है Z माइनस से Y। अब देखिए बचा क्या मेरे पास यहाँ पर, यहाँ बचेगा 0, फिर Z, फिर 1, फिर बचेगा 0 X और 1, उसके बाद में 1 और XY X प्लस Y। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है, अब जो आपका देखो ये मान आने वाला, इस मान को आप ले देंगे X माइनस वाई और Y माइनस Z, इसको आप ऐसा लिख देंगे, क्योंकि दोनों में से आपने माइनस कॉमन लिया और माइनस आपका वापस क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। और अब आगे सारणिक आपके पास क्या आ रहा है, आगे आ रहा है 0 Z 1 0 X 1 1 XY और फिर आगे आ रहा है X प्लस Y। अब देखो आपको क्या करना है, इसको C1 के अनुदिश आपको करना है प्रसरण, तो आपको लिखना है C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। और जब आप C1 के अनुदिश प्रसरण करते हो तो इस बात का मतलब ये होगा कि आपको यहाँ पर X माइनस वाई और Y माइनस Z इसको तो रखना है सेम। अब आगे प्रसरण करने का मतलब इस अवयव के साथ जो भी आएगा वो बिल्कुल 0 में, कुछ भी है वो आपका मान 0 बनने वाला है, फिर इसके साथ आएगा वो भी 0 बनेगा। अब देखो 1 के साथ में क्या आएगा, इंटू में
ए के साथ में ये छोड़ा और ये छोड़ा, जेड माइनस एक्स आ जाएगा, तो जेड माइनस एक्स। और आपके पास मान आ गया है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और देखो ये उत्तर आपको दाएं पक्ष में लेके आना था। इसका मतलब आपका सवाल है वो इस तरह से क्या हो गया है, ट्रू हो गया है, यानी बराबर मेरे पास क्या रहा है, RHS इति सिदम। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को क्या करना था, हल करना था। अब आगे हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब आपको इस सारणी का जो मान है वो प्राप्त करना है। तो देखिए हम इस मान को कैसे निकालेंगे। आपको पता लग रहा है कि इस पूरे कॉलम में देखो आपका ए स्क्वायर सबके गुणा में आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, इनमें सब में आ रहा है बी स्क्वायर, इसमें आ रहा है सब में सी स्क्वायर। भाई जीरो होता है, जीरो के साथ तो कुछ के गुणा होती है, कोई जितनी आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश ए स्क्वायर, C2 के अनुदिश, C2 के अनुदिश बी स्क्वायर तथा C3 के अनुदिश सी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर। और जैसे आप इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी इसमें से कॉमन आ गया, इसमें से आ गया, इसमें से आ गया। अब यहाँ बचेगा 0 बी और सी, फिर ए 0 और ये सी, फिर आ रहा है ए बी और ये 0, यानी इसको आपने यहाँ तक कर लिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें इसको 0 और बना लेंगे, कैसे, इसको घटा करके। तो मैंने C2 में क्या लगा दिया है, C2 माइनस C3 संक्रिया लगाने पर। और जैसे आप ये संक्रिया लगाओगे यहाँ तो आएगा मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0 बी और सी। अब इसमें से ये घट रहा है तो 0 हो गया, फिर माइनस बी आ गया, उसके बाद में आ गया सी, फिर आ रहा है ए बी और ये 0। ये संक्रिया लगा दिया आपने इसमें भी। अब देखो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि ये देखो पूरा जो आपका है ऊपर वाला, बिचाओ तो आप एक बार कॉमन ले लो, नहीं तो बात नहीं करना। तो देखो जब आप इसमें कॉमन लेना चाहिए, देखो इसमें आपका पूरी लाइन में ए कॉमन आ रहा है, इसमें पूरी में बी कॉमन आ रहा है, इसमें देखो पूरी में सी कॉमन आ रहा है, तो लिख दो आप लेना चाहिए तो आप लिखोगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश ए, R2 के अनुदिश बी तथा R3 के अनुदिश सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। यानी आपको क्या करना है, R1 के अनुदिश ए कॉमन लेना है, और R2 के अनुदिश आपको बी कॉमन लेना है, और R3 के अनुदिश आपको सी कॉमन लेना है। अब देखो जैसे आप ये कॉमन लेंगे तो आपके पास देखो यहाँ पर क्या है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले से था ही, अब ये सीधे क्या बन गए हैं, ये बन गए हैं ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। और अब यहाँ पर बच गया मेरे पास कितना, 0 0 और 1 बच गया, फिर है 1 माइनस 1 और 1 आ रहा है, फिर 1 1 और ये 0 आ रहा है। ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, इसका R1 के अनुदिश प्रश्न करना है, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब जो इसके इंटू में आपका पहले देखो 2 0 आ गए, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। अब देखो 1 के इंटू में क्या आएगा बाद में आगे, अब 1 के इंटू में आएगा आपका 1 और प्लस 1 हो गया, 1 और प्लस में 1, क्योंकि देखो 1 तो ये हो जाएगा आपका, और माइनस फॉर्मूला होता है जी, माइनस होगा तो क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। अब आपका मान क्या आ गया यहाँ पर, ये मान देखो 2 हो गया आपका, तो 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो हल है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है, अब देखो नेक्स्ट अगले प्रश्न में आपके पास क्या रहा है, एक सारणी कार्य जिसमें मान लिखा है x-2 2x-3 और 3x-4। उसके अलावा x-4 2x-9 3x-16, फिर x-8 2x-27 और
3x माइनस 64 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसको आपको हल करके क्या निकालना है, जो x का मान है वो आपको प्राप्त करना है। ये सिद्ध नहीं करना, ये आपको पहले से दिया गया है और आपको इसका मान पूछा गया है। तो देखिए इसको हल करने में क्या करेंगे, इसमें से पहले ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे। तो मैंने लगा दिया पहले क्या R1, मैंने ये लगा दिया R1 माइनस R2 तथा R2 में आपने क्या लगा दी है R2 माइनस R3 संक्रिया लगाने पर। अब देखो जैसे आप ये संक्रिया लगाओगे तो आपके पास यहाँ तो आ जाएगा मान कितना, देखो इसमें से नीचे वाला मान घट रहा है तो अक्स तो कट गया, ये प्लस का 2 बच गया यहाँ पर, जो प्लस का हो गया नहीं ये, फिर इसमें से ये घट रहा है तो अक्स तो कट गया सीधा, यहाँ पर आ गया प्लस का 6, फिर इसमें से ये घटा तो ये कट गया 16 प्लस का हो गया तो क्या बच गया प्लस का 12 बच गया। ठीक है, ये मान आ गया। अब देखो इसमें से ये घटा रहे हो आप तो अक्स तो कट गया, ये प्लस का 8 है तो क्या बच गया प्लस का 4, ये कट गया 27 में से 9 गया तो क्या बचा प्लस का 18। उसके बाद देखो इसमें से ये घटा तो 3x तो कट गया और 64 में 16 गए कितने बच गए 48 बच गए। बाकी आ रहा सेम x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 बराबर आ रहा है 0। ठीक है, आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखिए आगे सरलीकरण कैसे करना। देखो आपको पता है कि इस पूरी लाइन में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से देखो आपको क्या रहा है 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो आपने सीधा यहाँ पर कॉमन ले लिया, यानी R1 बाय R2 के अनुदिश 2 उभयनिष्ठ लेने पर। और जैसे आपने 2 देखो दोनों में बेंच लिया तो आपका मान यहाँ पर हो गया बाहर 4 हो गया, फिर यहाँ पर बचेगा 1, 3 और 6। ठीक है, आपने 2 को बाहर उभयनिष्ठ लिया ना। अब देखो यहाँ पर बचेगा 2, फिर यहाँ बचेगा 9, यहाँ 24, बाकी ये आ रहा है सेम 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो बाहर आपका 4 है इसको तो भले आप 0 भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो मैं 0 कर रहा हूँ, तो इसको 0 करने के लिए मैं इसको 3 से गुणा करूँगा, इसमें से घटाऊँगा। इसको 0 करने के लिए इसको मैं 6 से गुणा करूँगा, इसमें घटाऊँगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, मैंने C2 में तो मैंने ये लगा दिया है क्या, यानी C2 माइनस 2 C1 तथा C3 में आपने लगा दिया है C3 माइनस 2 C1 संक्रिया लगाने पर। अब यहाँ 4 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 तो 0 चला गया आपका सीधा, क्योंकि आप इसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं, आप इसमें हल निकाल रहे हैं। हल निकालने का मतलब आपको मान पहले से बराबर 0 दिया गया, आपको सिद्ध नहीं करना है, आपको केवल x का मान प्राप्त करना है, सिद्ध करना वो एक अलग से होती है। ठीक है ना, तो 4 0 चला गया आपका। यहाँ देखो आपने जो संख्या देखो केवल C2 और C3 में लगा रहे हो आप, तो C1 तो आपका बिल्कुल जो का तो आ गया सेम, C1 तो चंद हो रहा ही नहीं आपका। अब चंद कौन हो रहा है, या तो C2 हो रहा है या C3 चंद हो रहा है। अब देखो इसमें से आपको क्या करना है, जो आपका C2 था यहाँ पर, सॉरी यहाँ C2 में आपने क्या कर दिया, ये 2 से गुणा किया है क्या, इसको आप 3 से करो। ठीक है ना, जब आप 3 से करोगे तभी आपका मान 0 होगा ना। और यहाँ पर भी क्या करना आपको, यानी आप इसको 6 से गुणा करेंगे भी। ठीक है ना भाई, आप इसको 0 करोगे तो आप इसको 3 से तो गुणा कर इसमें से घटाओगे ना, तभी तो आपकी C1 2 C1 लागू होगी, 3 C1 लागू होगी। और इसको 0 करने के लिए आप इसको 6 से गुणा कराओगे, इसमें से घटाओगे। ठीक है ना, अब देखो तो यहाँ तो देखो मेरे पास क्या जाएगा 0 आ जाएगा आपका मान। और अब देखो इस 9 में से क्या घटेगा आपका, इसको 3 से गुणा 6 हो गया तो बचेगा मेरे पास कितना 3। और देखो इसमें से घटाने से आप 2x माइनस 10 में से क्या करना आपको, माइनस में 3 इंटू 7 यानी x माइनस 8 को घटाना है, तो आपका मान आएगा 2x माइनस 27 माइनस 3x प्लस 3 8 24। और आपका मान कितना बचेगा अभी, माइनस का 3 और माइनस का x ये बचने वाला है। तो आप यहाँ लिख दो -3 प्लस x, ये मान आपका यहाँ पर बचने वाला है। अब देखो आगे, यानी आपने C2 में क्या संख्या लगाई है, C2 माइनस 3 C1 आपने लगाया है। ठीक है ना, एक बार आप चलो इसको दोबारा देखो फिर से यहाँ वाले मान को, यानी जब आपने C2 माइनस 3 C1 लगाया था, देखो पहले इसमें देखो 3 माइनस 3 इंटू 1 बिल्कुल 0 हो रहा है, फिर 9 में से क्या आएगा 3 इंटू 2 यानी क्या जाएगा आपका 3 आ जाएगा, फिर 2x माइनस 27 में से क्या आएगा आपका -3 इंटू x माइनस 8, तो आपका मान आएगा 2x माइनस 27 माइनस 3x प्लस 3 8 24। तो बिल्कुल वही मान आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अब आपको करना क्या है,
ये मान आपका बच गया यहाँ पर कितना, -3 और प्लस में x, ये आ गया मान आपका। अब देखो जो तीसरी संख्या आप लगा रहे हैं किसमें, C3 में लगा रहे हैं, तो C3 का मतलब क्या है, C3 - 6 C1, तो भाई ये तो देखो 0 बनने वाला है पहले से। अब 24 में से क्या घटेगा, 6 × C1 का मान कितना है, 2 है, तो 24 - 12 यानी क्या बच गया, वापस 12 बच गया। और उसके बाद देखो 3x - 64 इसमें से क्या घटेगा आपका, 6 C1 6 से गुणा कराओ इसको, किसको, x - 8 को, तो आपका मान आ गया 3x - 64 - 6x प्लस और 6 × 48, तो आपका देखो मान यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x बचेगा एक तो, और एक माइनस का कितना बचेगा, 16 बचेगा, तो आप यहाँ ले दो माइनस कॉमन लिया आपने बाहर, और बचा कितना 3x प्लस से 16, ये बच गया आपके पास मान, ठीक है ना। और बराबर मेरे पास पहले इसका चल रहा है 0 चल रहा है, ठीक है। आपने इस सवाल को यहाँ तक कर लिया है। अब देखिए इसके बाद में आपको पता लगा है कि आपके पास यहाँ पर इसमें 2 0 आ गए। अब सीधा आप क्या करेंगे, इसका R1 के अनुदिश आप इसका परसेंट है वो कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और जैसे आप R1 के अनुदिश प्रसरण करते हो तो ऐसा करने से आपके पास क्या देगा, आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, यानी जो मान आपका यहाँ पर है, यानी आप लिखोगे यहाँ पर भी क्या, R1 के देखो अनुदिश प्रसरण करने का मतलब 1 के गुणा में क्या आएगा, ये 1 लिख दिया आपने यहाँ पर, 1 के गुणा में आपका मान आएगा, पहले ये दोनों गुणा होंगे तो इस -3 को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो -3 को आप किससे गुणा कराएंगे, 3x प्लस 16 से गुणा कराएंगे, बीच में लगा आपने माइनस। उसके बाद देखो आप -12 को, तो माइनस से वापस क्या हो गया, प्लस हो गया आपका, 12 को किससे गुणा करना आपको, ये करना आपको 3 + x से गुणा, और देखो बाकी आगे वाले आपके सब 0 आएंगे, और उधर मेरे पास क्या आ रहा है, पहले से 0 आ रहा है, ठीक है। आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखो जब आपने इस 1 को गुणा कर लिया, देखो हालांकि आपके दोनों ये 0 है ना वो आपके अलग है, ठीक है ना, ये इस 1 के साथ नहीं है। अब इससे आपका मान क्या बनेगा, माइनस का 9x माइनस का 16 48 और प्लस का 12 36 प्लस का 12x बराबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो जब आपने इसके बराबर 0 मान लिया है, अब इससे मेरे पास मान क्या आएगा, 12x तो प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का कितना, 3x बच गया। और अब देखो 48 माइनस का है, 36 प्लस का, तो क्या बचेगा यहाँ पर भी माइनस का 12 बच जाएगा, बराबर में आ रहा है 0, 3x बराबर आ गया 12, x का मान कितना आ गया 4। तो ये आपने इसका क्या प्राप्त कर लिया है। इस तरह से जो सवाल था उसका आपने सॉल्यूशन यानी इसका जो हल है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब आगे आप देखो सवाल नंबर 8 का सवाल देखो अगले जो 8 के प्रश्न में आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपके पास एक सारणिकारी है ABC फिर XYZ और PQR, इसके बराबर सिद्ध करना आपको क्या, XYZ PQR और ABC फॉर्म, बाद में इससे आपको फॉर्म लेके आनी है। तो देखो सबसे पहले आपने इसमें कौन सा पद लिया, इसका बाएं पक्ष वो लिया आपने, जो आ रहा है मेरे पास ABC XYZ और PQR, ठीक है, लिख दिया आपने यहाँ तक। अब देखिए जो आपको मध्य पद लाना है, मध्य पद लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, XYZ को ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो पहले हम इसको चेंज करते हैं यहाँ पर, यानी आपने क्या चेंज कर दिया, यानी आपने जो R1 है और R2 इन दोनों को आपने क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। जब आप इंटरचेंज करते हो ना तो आपको ये तीर दोनों तरफ लगाना है कि R1 का R2 बन रहा है, R2 का R1 लगाने पर जब आपने ये संख्या लगा दी तो इससे आपके पास आगे आपको पता है मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ पर आ गया मेरे पास XYZ, यहाँ पर आ रहा है ABC और यहाँ पर आ रहा है PQR, ठीक है। XYZ आपका ऊपर वाली पंक्ति में आ गया ना। फिर देखो आपको क्या करना है, इस PQR को लाना है बीच में यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर लेके आएंगे, यानी इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो आपने क्या लगा दिया, R2 और R3 दोनों चेंज कर रहे हो आप, इनको इंटरचेंज संक्रिया लगाने पर या सीधा लिख दो लगाने पर। ऐसा करने से आपके पास देखो वापस मान माइनस का आएगा, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, मान आपका प्लस हो जाएगा। तो ये तो मान रहेगा सेम आपका, यहाँ पर आ गया PQR और यहाँ पर आ गया ABC। तो ये तो आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया, जो मध्य पद वो आपने प्राप्त कर लिया है। किस पद से, बाएं पक्ष से, यानी बाएं पक्ष से आपने क्या प्राप्त कर लिया है, मध्य पद है वो आपने प्राप्त कर लिया है।
ये तो आपने एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 1। अब मध्य पद से हम क्या लेके आएंगे, जो दाएं पक्ष है वो लेके आएंगे। तो यहाँ देखो मेरे पास मध्य पद क्या आ रहा है, मध्य पद आ रहा है मेरे पास x y z p q r a b c। अब इस मान को देखो आपको किस फॉर्म में लेके आना है, आपको यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो x y z का मान है वो आपका कॉलम के अनुसार आ रहा है और हमारे यहाँ पे क्या है, पंक्ति के अनुसार है। तो हम क्या करेंगे, सारी पंक्तियों को कॉलमों में बदल देंगे, ठीक है ना। यानी आपने लिख दिया सी आई और आर आई लगाने पर। इस बात का मतलब है कि जितनी भी आपके कॉलम है उन सबसे पंक्तियां बनानी है, पंक्तियों से क्या बनाना, आपको कॉलम बनाना है। और आपने गुणधर्म पढ़ रखा है कि अगर आप पंक्तियों से कॉलम बनाते हो और कॉलम से पंक्तियां बनाते हो तो सारणिक के मान में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो ऐसा करने से आपके पास मान अभी आ गया है, यानी आप सी कार बना रहे तो पहले आप इस पहली पंक्ति का पहला कॉलम बनाओ एक्स वाई जेड, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम बनाओ पी क्यू आर, उसके बाद में आ रहा है ए बी सी। यानी आपने सभी पंक्तियों का क्या बना दिया है, सारे जो कॉलम है वो आपने बना दिए हैं और इसके मान में कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि आपको पता है सारी पंक्तियों को अगर आप सारे कॉलम बदलते हैं तो सारणी के मान में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखिए आपको y को ऊपर लेके दिखाना है यहाँ पर, तो y हमारा आ जाएगा ऊपर, ठीक है। चलो एक बार बदलो आप इसको, क्या मैंने लगा दिया क्या, अब जो R1 है उसको R2 बना रहा हूँ मैं और R2 को R1 लगाने पर। और ऐसा करने से आपको पता है कि आपका मान किसका बन जाएगा। चलो ये हम चलो बाद में लगाएंगे, तो उससे पहले आप एक काम ये और करो भी, देखो आपका एक्स वाई जेड तो देखो यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखो आपको ए बी सी लगा, देखो आपका ए बी सी इधर आ रहा है ना, तो पहले आप इन दोनों को और बदलो साथ में, ठीक है ना भी। तो आपने क्या कर लिया, जो C2 और C3 है वो दोनों आपने आपस में क्या कर लिए, उनको इंटरचेंज आपने कर लिए। ऐसा करने से आपके पास माइनस आ गया यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर आ रहा है ए बी सी और यहाँ पर आ रहा है पी क्यू आर। यानी आपने C2 और C3 दोनों को आपस में क्या कर दिया है, इंटरचेंज, यानी इसको आपने ये बना दिया और इसको आपने ये बना दिया, ठीक है ना। और ऐसा करने से आपके पास चिन्ह किसका आ गया है, माइनस का आ गया। अब देखो ये बात तो आपके लागू होगी कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर वो तो आ रहे हमारे पास। अब देखो वाई का मान है ना वो आपका कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है और एक्स आ रहा है बीच में। तो आप क्या करेंगे, अब आपको R1 और जो R2 है ना इनको वापस क्या करना है, बदलना है दोनों को फिर से। जब आपने R1 R2 को बदला तो यहाँ पर देखो माइनस का वापस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ आ गया वाई बी क्यू और यहाँ एक्स ए पी या जेड सी आर। यह आपने किसका मान प्राप्त कर लिया है, दाएं पक्ष का मान आपने प्राप्त कर लिया है। ये आगे मेरे पास समीकरण नंबर 2। तो देखो आपने बाएं पक्ष का मान मध्य पद के बराबर दिखा दिया और मध्य पद का मान आपने दाएं पक्ष के बराबर दिखा दिया। तो अब आप लिख दोगे अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इससे बाएं पक्ष का मान तो आ रहा है मेरे पास किसके बराबर है, मध्य पद के, मध्य पद का आ रहा है दाएं पक्ष के। और ये इसमें क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर कौन सा, 8 का। अब आगे हम बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 9। देखो नेक्स्ट आ गया आपके पास आ रहा है प्रश्न संख्या 9। अब देखो 9 के हम क्या करना, आपके पास सारणिक आ रहा है। इसमें पहली पंक्ति में बी प्लस सी ए प्लस बी और ए, बाद में आ रहा है सी प्लस ए बी प्लस सी और बी, फिर आ रहा है ए प्लस बी सी प्लस ए और सी। और आपको बराबर में सिद्ध करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। तो देखो सबसे पहले आपने इसमें लिया बाएं पक्ष का मान, और बाएं पक्ष में आ रहा है मेरे पास बी प्लस सी ए प्लस बी और ए, फिर आ रहा है सी प्लस ए बी प्लस सी और बी, और उसके बाद में मेरे पास क्या आ रहा है ए प्लस बी सी प्लस ए और सी, ये आ रहा है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले एक देखो वाली वो कंडीशन तो बनेगी नहीं आपकी, लेकिन ऐसा कुछ करने पर कोई आपको फायदा प्राप्त हो रहा है जिससे आप कॉमन लेके बाहर एक बना सकें। तो देखो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं R1 R2 देखो इन तीनों को जोड़ दूंगा ऐसे, तो मेरे पास देखो सब में ए प्लस बी प्लस सी की कंडीशन बन जाएगी। तो मैंने क्या लगा दी संक्रिया, मैंने ये लगा दी है R1 में क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाने पर। और जैसे आपने ये संक्रिया लगाई तो आपके पास यहाँ तो आ गया मान कितना, यानी a प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि आप जो तीनों को जोड़ोगे ना तो 2b हो गया, 2a 2c हो गया आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हो गया 2a 2b और ये 2c।
उसके बाद में आ रहा है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। और देखो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बाकी सारा मान आपका रहा है सेम, c प्लस ए बी प्लस सी और b a प्लस बी और c प्लस ए और ये आ रहा है c। अब देखो इतना कर लेने के बाद में आपको पता है कि ये जो मान आपका है, इस मान को आप 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हो, इसको आप 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हो, और इसको आप a प्लस बी प्लस सी कर सकते हो। और यहाँ आ रहा है मेरे पास c प्लस ए प्लस बी, फिर b प्लस सी प्लस ए, फिर b और ये c। ये मान आपने ले दिया अभी सारा। अब देखो आपको जो R1 पंक्ति है, देखो उसके अनुदिश आपका देखो ये पूरा कोष्ठक कॉमन आ रहा है, तो आपने लिख दिया R1 के अनुदिश a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, यानी जो पूरी आपके पास R1 आ रही है उन सब में से आप कोष्ठक जो a प्लस बी प्लस सी है उसको बाहर आप कॉमन ले रहे हो, और ऐसा करने से देखो आपके पास सब क्या देगा मान, यानी यहाँ तो आ गया मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। और अब देखो सारणी के अंदर क्या बच गया मान आपका, सारणी के अंदर यहाँ तो बच रहा है 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ और 1 आ रहा है। उसके बाद में आ रहा है c प्लस ए बी प्लस सी और बाद में आ रहा है b, फिर आ रहा है a प्लस बी, फिर आ रहा है c प्लस ए और उसके बाद में आ रहा है c। यानी आपने मान लिख दिया है 2 2 1, फिर c प्लस ए बी प्लस सी और b, बाद में आ रहा है a प्लस बी सी प्लस ए और c ये आ रहा है। अब देखो हम देखते हैं कि कोई मान आपका 0 बन रहा है क्या। देखो ये मान 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से घटा दूंगा, यानी मैंने लगा दिया है क्या, यानी C1 में मैंने संख्या लगा दी है C1 माइनस C2, और C2 मैंने कौन सी लगा दी है, इसमें से मैं क्या करूँगा, यानी C2 है इसमें से मैं 2C3 लगा दूंगा, 2C3 लगाने पर, यानी मैं C1 में से C2 घटा रहा हूँ और C2 में क्या लगा रहा हूँ, C2 माइनस 2C3, ताकि दोनों मान क्या हो जाए आपकी 0 हो जाए। अब यहाँ तो आ रहा है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, और अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, ये मान आपका 0 हो गया है क्योंकि आप C1 में C2 घटा रहे हो आप, और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा मान आपका a माइनस बी आ जाएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा आपका मान b माइनस सी आ जाएगा। ऐसे आप इसमें से देखो इसको डबल करोगे आप 2 से गुणा, तो ये मान आपका हो जाएगा 0, फिर इसको देखो आप 2 से गुणा क्या आपका मान होगा इसका c माइनस बी मान हो गया, ठीक है ना। और इसको भी आप देखो 2 से गुणा करके क्या आएगा मान आपका, यानी a माइनस सी, ये आपका जो मान है वो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो मान आपका आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है 1 b और ये c, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया है, C2 में से तो C1 में से तो आपने क्या लगाया है C1 माइनस C2 लगाने पर आपका मान 2 माइनस 2 यानी 0 हो गया है। फिर c प्लस ए माइनस बी प्लस सी, यानी मान आपका c तो कट गया है, क्या आ गया a माइनस बी आ गया। फिर a प्लस बी माइनस सी प्लस ए का मतलब आपका a तो कट हो रहा है, b माइनस सी आ रहा है। इसी तरह आपने C2 पे लगा दिया कौन सा मान, C2 माइनस 2C3, तो ऐसा करने से आपका मान वो 0 हो गया पहले। और अब देखो उसको आप 2 से गुणा करें पहले और फिर उसको घटा रहे हैं तो मान आपका आ गया c माइनस बी आ गया। उसके बाद आपने c को वापस 2 से गुणा कराया तो मान क्या आ गया आपका a माइनस सी, और लास्ट वाला मान आपका बिल्कुल सेम आ रहा है 1 b और c। अब देखो अब आपको क्या करना आगे इसको हल करने के लिए आप जानते हैं कि आप इसमें इसको R1 के अनुदिश प्रसरण है वो कर सकते हो, तो आप सीधा लिख दो यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। अब देखो R1 के अनुदिश प्रसरण करने का मतलब ये हुआ कि जब आप प्रसरण करेंगे तो देखो आपके पास ये कंडीशन यहाँ पर भी है वो आ जाएगी। और क्या कंडीशन आएगी, देखो जैसे आप R1 के अनुदिश प्रसरण करते हो तो ये रहेगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, और प्रसरण करने का मतलब ये दो मान तो आपके हो गए 0 प्लस, अब देखो 1 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू मान आपका आएगा, पहले देखो ये दोनों गुणा होंगे, यानी a माइनस बी किसके साथ गुणा होगा, a माइनस सी के साथ, माइनस अब b माइनस सी किसके साथ गुणा होगा, c माइनस बी के साथ ना। तो इसमें आप ऐसा करो माइनस बाहर कॉमन लो तो इसको बन दो आप यहाँ पर प्लस, इसका आप होल स्क्वायर ही कर दो सीधा, ठीक है ना। अरे जब आप b माइनस सी को c माइनस बी से गुणा कर रहे हो तो आप उसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो वो क्या बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको आगे सरल करने पर मान आएगा मेरे पास, यहाँ तो आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर देखो इसका मान इनका को मैं तो नहीं, अब एक का है आपका, तो उसका वर्ग करो आप पहले सीधा, इन दोनों गुणा कराओ तो a स्क्वायर
फिर माइनस में ए सी, माइनस का ए बी और प्लस में बी सी, यानी ए को इससे गुणा करा तो ए स्क्वायर, फिर माइनस का ए सी, फिर माइनस ए बी और माइनस प्लस का बी सी, और इसका वर्ग हो गया मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। अब देखो आगे सरल करने पर मान क्या आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस में ए सी, क्योंकि बी सी का मान आपका क्या बच गया, माइनस का एक बी सी वो बच गया, दो में से घट के। अब देखो इस टाइप का आपने 9वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, देखो मैं आपको थोड़ा सा वो फॉर्मूला एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है। आपने 9वीं क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास देखो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला जब आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका मान क्या हो जाएगा, इस पूरे मान की जगह आपका ये मान है वो आ सकता है। तो देखो हमारे पास इस सवाल में ये कंडीशन देखो आपको दी गई वहाँ वाली उधर दाएं पक्ष वाली, तो ये बाएं पक्ष वाली कंडीशन आप उसके हिसाब से बना सकते हो। तो आपका मान क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तो ये देखो उत्तर में आपको यहाँ पर लेके आना था, तो बराबर मेरे पास क्या आ गया है RHS। इस वाले में आपको यही सिद्ध करना था। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी 2 प्रश्न बचे हैं उनका स्टडी है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो धन्यवाद, नमस्कार।